अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज की जो वीडियो का टॉपिक है जिस पे मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ और उसके मुतालिक आपको डिटेल में बताऊंगा वो है शेयर होल्डर इक्विटी। आपको पता है कि बैलेंस शीट के तीन मेन बैलेंस शीट के आइटम्स होती हैं। एक एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं और शेयर होल्डर इक्विटी होती है। और जो तीनों की वैल्यू है वो अपनी जगह बहुत ज़्यादा है। जिस चीज़ पे मैं आज आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ वो है शेयर होल्डर इक्विटी का। अब शेयर होल्डर इक्विटी होती क्या है? इसके इसके मतलब आपको बताऊंगा और साथ में इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम भी है, वो भी आपके साथ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब शेयर होल्डर इक्विटी को पहले मैं बता दूं, शेयर होल्डर इक्विटी बेसिकली क्या होती है। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं या ऑनर्स होते हैं, उन्होंने अमाउंट जो इन्वेस्ट की होती है। अब जो कैपिटल जो इन्वेस्ट किया होता है उसके मतलब भी मैं आपको गाइड कर दूं, यानी ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल वो होता है जिससे कंपनी आपकी बेसिकली रजिस्टर्ड होती है। यानी जो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम, उसमें वो बता देते हैं कि हम इतनी मैक्सिमम अमाउंट के जो है ना वो कैपिटल में शेयर इशू करेंगे। यानी वो उस कैपिटल से वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, वो आपका ऑथोराइज कैपिटल होता है। उसके बाद नेक्स्ट, ऑथोराइज कैपिटल जब आप रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, यानी आप बता देते हैं इतनी मैक्सिमम लिमिट हम शेयर इशू करेंगे। तो अब आप सपोज कर लें कि आप कहते हैं कि हम ना अपनी कंपनी की लाइफ के अंदर जो है ना वो 20,000 शेयर जो है ना वो इशू करेंगे। अब वो जो 20,000 शेयर हैं जो कंपनी की लाइफ के अंदर जो इशू किए जाएंगे, उसमें आपके जैसे आप रजिस्टर्ड हो गए, अब आप ना इशू करने चाह रहे हो। तो फर्स्ट वन जो आप ऑथराइज कैपिटल के बाद आता है वो इशूड कैपिटल होता है। यानी इशूड कैपिटल वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन शेयर इशू करती है अपने कैपिटल की जो जरूरत है उसको फुलफिल करने के लिए। लेट्स से कंपनी कहती है कि अगर उसने रजिस्टर्ड कैपिटल था 20,000, वो कहते हैं कि हम 13,000 शेयर जो है ना वो इशू करने जा रहे हैं, तो उसका इशूड कैपिटल होगा। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल है। मैं सब्सक्राइब कैपिटल वो होता है कि जो कंपनी ने अगर 13,000 शेयर इशू किए थे तो उसका एप्लीकेशन विद मनी जो रिसीव हो रही है वो 12,000 की होती हैं। तो वो जो 12,000 की एप्लीकेशन विद मनी जो से रिसीव होने लगी हुई, यानी टोटल अमाउंट, यानी 12,000 को वो 100 रुपये पे मल्टीप्लाई करके 12 लाख बन रहा है, तो वो उसका सब्सक्राइब कैपिटल होगा। और पेड अप कैपिटल वो होता है कि जो कंपनी जिनको बकायदा जो है ना वो शेयर इशू कर देती है, तो वो कंपनी का पेड अप कैपिटल बन जाता है। यानी शेयर होल्डर इक्विटी में ऑथोराइज कैपिटल जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ वो शेयर कैपिटल से जिससे रजिस्टर्ड होती है, फिर जिस उसमें से जो कंपनी फर्स्ट इशू करती है वो इशूड कैपिटल है। सब्सक्राइब कैपिटल में उसका एप्लीकेशन रिसीव होती है और पेड अप कैपिटल में वो कंपनी शेयर जो है ना वो इशू कर देती है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन मैंने रखी हुई है वो आपको पता है प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक है। अब प्रेफर्ड स्टॉक बेसिकली क्या होते हैं? प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं जिनके पास कंपनी हमेशा डिविडेंड देते वक्त कॉमन स्टॉक के ऊपर प्रेफरेंस देती है। अगर कंपनी को जिस साल लॉस हुआ और कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाती तो नेक्स्ट ईयर पहले कंपनी उनको प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पे करती है और फिर मौजूदा ईयर का। और प्रेफर्ड स्टॉक को एक डिसएडवांटेज ये है कि उनके पास वोटिंग का राइट नहीं होता जो कॉमन स्टॉक के पास होता है। यानी कॉमन स्टॉक के पास वोटिंग का राइट भी होता है लेकिन उनको डिविडेंड में सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि जिस ईयर में कंपनी को लॉस होगा उस ईयर में कंपनी कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं करेगी। उसके बाद डिविडेंड है। डिविडेंड बेसिकली क्या है? डिविडेंड बेसिकली जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है, उनको जो कंपनी जो उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट पे करने लगी हुई है उस वो डिविडेंड कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स बेसिकली जो कंपनी के पास डिविडेंड पे करने के बाद जो अमाउंट बचने लगी हुई है वो उसकी रिटेन्ड अर्निंग कहलाती है। और एडिशनल पेड इन कैपिटल एंड एडिशनल पेड इन कैपिटल मैं आपको बता दूं कि कंपनी की अगर पार वैल्यू लेट्स सपोज 10 और कंपनी मार्केट के अंदर जो कंपनी का शेयर बिकता है वो 16 रुपए का बिकता है। अब वो जो कंपनी 6 रुपये एक्स्ट्रा कमाने लगी हुई है शेयर की इश्यूज के ऊपर, वो उसका एडिशनल पेड इन कैपिटल या कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार वैल्यू कहलाता है। ये कुछ बेसिक्स की डेफिनेशंस थी जो शेयर होल्डर इक्विटी से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए।
वो मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से पहले आपको ना उनके मतलब थोड़ा सा गाइड किया। अब इनके गाइड करने के बाद मैं अब आपको ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ लेके चलता हूँ, हम उसके ऊपर ना डिस्कशन करते हैं। एक पूरा क्वेश्चन है फुल फ्लैज है, जिसके अंदर हम ना शेयर होल्डर इक्विटी का सेक्शन बनाएंगे और साथ में रिटेन अर्निंग भी बनाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन स्टॉक और प्रेफर स्टॉक का डिविडेंड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ईयरली बेसिस के ऊपर। अब जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने, मैं क्वेश्चन आपको रीड करके बताता हूँ। अब वो क्वेश्चन में वो कहने लगा हुआ है कि मारिया मार्टिस ऑर्गेनाइज मैनहट्टन ट्रांसपोर्ट कंपनी जनवरी 2008। यानी वो कंपनी जो है ना वो 2008 के अंदर वो कंपनी बना रही है, ये चलाने लगी है। द कॉर्पोरेशन इमीडिएटली इशूड एट 8 पर शेयर वन हाफ ऑफ इट्स 2 लाख ऑथोराइज शेयर्स ऑफ 2 पावर वैल्यू कॉमन स्टॉक। और कंपनी ने इमीडिएटली जो कॉमन स्टॉक थे ना, जो उसके पास 2 लाख थे जिससे वो ऑथोराइज थे, जिनकी पावर वैल्यू 2 थी, वो उसका वन हाफ इशू कर रही है, यानी 1 लाख। ठीक है, कॉमन स्टॉक के शेयर वो 1 लाख इशू करने जा रही है। फिर on January 2nd, 2009, the corporation sold at par value the entire 5,000 authorized shares of 8%, 100 par value cumulative preferred stock। और नेक्स्ट ईयर 2009 में कंपनी ने जो अपने प्रेफर स्टॉक थे जिससे वो 5,000 से ऑथोराइज थी, वो सारे के सारे उसने वो क्या कर दिए, इंटायर, यानी वो उसने इशू कर दिए कितने में, 100 पार वैल्यू के हिसाब से। और उसका जो डिविडेंड है वो 8% के हिसाब से हमने पे करना है। फिर उससे नेक्स्ट ईयर आता है ऑन January 2nd, 2010, the company again needed money and issued 5,000 shares of an authorized 10,000 shares of no par value cumulative preferred stock for a total of 5,12,000। अब January 2nd, 2010 और कंपनी को अगेन कैपिटल की जरूरत पड़ गई है। अब कंपनी अपनी कैपिटल की नीड को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे मजीद जो है ना वो शेयर इशू करने जा रही है प्रेफर स्टॉक के, जिनकी पावर वैल्यू नहीं है। और वो टोटल 10,000 शेयर है, जिसमें से वो 5,000 शेयर इशू कर रही है कितने में, 5,12,000 में। द नो पार शेयर हैव अ स्टेटेड डिविडेंड ऑफ 9 पर शेयर, और जो नो पावर वैल्यू प्रेफर स्टॉक है उनको डिविडेंड पे किया जाएगा 9 पर शेयर के हिसाब से। The company declared no dividend in 2008 and 2009, यानी कंपनी कोई डिविडेंड पे नहीं कर रही 2008 और 2009 में। At the end of 2009, its retained earnings were 1,70,000, यानी 2009 के में कंपनी की जो रिटेन अर्निंग थी वो 1,70,000 थी। ड्यूरिंग 2010 and 11 combined the company earn a total of 8,90,000, यानी 2 सालों में कंपनी जो टोटल अर्न किया, यानी उसकी जो इनकम थी वो 8,90,000 थी। Dividend of 50 cent per share in 2010 and 1.6 per share in 2011 were paid on the common stock। और कंपनी जो डिविडेंड पे करने जा रही है वो 50 सेंट पे कर रही है कॉमन स्टॉक को 2010 में, और $1.6 पे कर रही है 2011 में कॉमन स्टॉक के ऊपर। और क्वेश्चन की जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें है कि आपने स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट बनाना December 31st, 2011 में। इंक्लूड अ सपोर्टिंग स्केड्यूल शोइंग योर कंपोटेशन ऑफ रिटेन्ड एट द बैलेंस शीट। और साथ में आपने एक सपोर्टिंग स्केड्यूल शो करना है जिसके अंदर आपने रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन करनी है, जिसकी अमाउंट आपने बैलेंस शीट के अंदर ना यूज करनी है। ये बेसिकली क्वेश्चन था। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको ना समझ आ सके। अब वो कह रहे हैं कि मारिया मार्टिन ऑर्गेनाइज मैनहट्टन ट्रांसपोर्ट कंपनी इन जनवरी 2008, यानी कंपनी स्टार्ट हो रही है 2008 में। द कॉर्पोरेशन इमीडिएटली इशूड एट 8 पर शेयर वन हाफ इज 2 लाख ऑथोराइज शेयर ऑफ 2 पावर वैल्यू कॉमन स्टॉक, यानी कंपनी ने कॉमन स्टॉक जो उसके 2 लाख वो ऑथोराइज थी उसमें से आधे यानी 1 लाख इशू कर दिया 8 के हिसाब से। तो उसके बाद वो नेक्स्ट कह रही है 2009 में जो प्रेफर्ड स्टॉक थे 5,000 से वो ऑथोराइज थे, उसने सारे के सारे इशू कर दिए कितने में, 100 पावर वैल्यू के हिसाब से, यानी ये। फिर नो पावर वैल्यू थे 2010 में उसने इशू किए थे 5,000 शेयर कितने में, 5,12,000 में, और उनका डिविडेंड था 9 पर शेयर। अब कंपनी को 2 सालों में कंपनी कोई डिविडेंड पे नहीं कर रही है, कंपनी को लॉस हो गया 2008 या 9 में। उसके बाद कंपनी ने जो अर्निंग रिटेन अर्निंग किया वो 1,70,000 थी, कंपनी ने जो इनकम अर्न की वो 8,90,000 थी। और फिर कंपनी ने डिविडेंड का कॉमन स्टॉक का बता दिया रेट 50 सेंट 2010 एंड 1.6 2011।
ये था आपका बेसिकली क्वेश्चन था। मैंने क्वेश्चन को 2 दफा रीड आउट किया ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। अब मैं ना अब बेसिकली अब जा रहा हूँ उसकी साइड पे, इसके सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आप सोल्यूशन को देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में था कि प्रेफर्ड स्टॉक के कंप्लीट शेयर जो थे ना वो 5000, वो उसने इशू कर दिया 100 के हिसाब से। तो वो टोटल कितना बन गया, 5 लाख बन गया। ठीक है। तो वो टोटल बन गया कितना, 5,000। उसके बाद नो पार वैल्यू थे आपके क्यूमुलेटिव प्रेफर स्टॉक, वो 5000 शेयर्स थे और क्वेश्चन में उसने बताया हुआ था कि टोटल वैल्यू थी 5,12,000, ये आ गया। फिर कॉमन स्टॉक के उसने लिखा हुआ था कि टोटल 2 लाख शेयर्स हैं, जिसमें से वो 1 लाख शेयर जो है ना वो इशू कर रहे हैं। और वो कितने में कर रहे हैं, 8 के हिसाब से। सबसे पहले उनकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी यानी उनकी पार वैल्यू थी वो आ गई यहाँ पे कॉमन स्टॉक में। नहीं, 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लाख आ गए। उसके बाद एडिशनल पेड इन कैपिटल कॉमन स्टॉक, यानी कंपनी को जो मुनाफा होने लगा हुआ है उन शेयर्स के ऊपर, वो कितना था, 6 रुपए। यानी 8 - 2 आपकी 6 वैल्यू आ गई। तो 1 लाख को 6 से किया तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई, 6 लाख। अब आपने प्रेफर स्टॉक, नो पार वैल्यू प्रेफर स्टॉक, कॉमन स्टॉक, एडिशनल पेड इन कैपिटल को प्लस किया तो 18,12,000 आ गया। उसके बाद इसमें हमने रिटेन अर्निंग को ऐड करना है तो आपके पास ना क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24,52,000। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं जो सबसे मेन है। आपको क्वेश्चन में उससे बताया हुआ था कि रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस था वो 2009 में वो कितना था, 1,70,000। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपकी नेट इनकम है, वो जिसने क्वेश्चन में बताया हुआ था कि कंपनी ने 2 सालों में जो इनकम अर्न किया वो कितने से आ गई, 8,90,000 से आ गई। इनको प्लस कर दिया तो टोटल सब टोटल आपका आ गया 10,60,000। अब हमने डिविडेंड की कैलकुलेशंस करनी है। सबसे पहले प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड, हम प्रेफर्ड स्टॉक की डेफिनेशन यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जिस साल में कंपनी को लॉस होता है तो उस साल में तो उनको डिविडेंड नहीं मिलता है, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर कंपनी को मुनाफा होता है तो सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर का डिविडेंड और उसके बाद फिर मौजूदा ईयर का डिविडेंड उसे पे किया जाता है। तो अब आप ना यहाँ पे एक दफा अगर मैं इसके क्वेश्चन की डेट पे जाऊं तो यहाँ पे मैं आपको ना क्वेश्चन की डेट की तरफ लेके जाता हूँ, यानी क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ। तो आप लोग ये देखोगे कि प्रेफर्ड स्टॉक वो कब इशू कर रहे हैं, वो 2009 में इशू कर रहे हैं। ठीक है। अब वो 2009 में इशू कर रहे हैं तो अब 2009 से ही ऑनवर्ड जो है ना वो मैं प्रेफर्ड स्टॉक की ना कैलकुलेशंस को ना वो स्टार्ट करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड है वो 2009 से ही मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि इश्यूड ही 2009 में हुए हैं, वो 2008 में नहीं हुए। तो प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड अगर मैं 1 साल का कैलकुलेट करूं तो 5 लाख को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 8% के हिसाब से, तो वो टोटल कितना बन गया, 40,000। अब क्वेश्चन में उसने मेंशन किया हुआ है कि कंपनी को जो है ना, कंपनी को, हाँ बेसिकली कंपनी ने इन 2 सालों में डिविडेंड पे नहीं किया, 2008 एंड 2009 में। इसका मतलब है कि प्रेफर्ड स्टॉक का जो डिविडेंड था वो 2009 में आपका कितने से बनने लगा हुआ था, आपका 40,000 से। लेकिन कंपनी को चूंकि डिविडेंड पे नहीं करी इसलिए प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को 2009 में डिविडेंड भी पे नहीं किया गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया। जब 2010 आया तो कंपनी का जो 2010 का मौजूदा डिविडेंड बन रहा था 40,000, और 2010 और 9 का, चूंकि 2008 और 9 में कंपनी ने कुछ भी पे डिविडेंड पे नहीं किया और प्रेफर स्टॉक इश्यू भी 2009 में हुए थे, तो 2009 का वो डिविडेंड जीरो था, लेकिन वो हकीकत में 40,000 बन रहा था। इसका मतलब है कि जब नेक्स्ट ईयर आया तो कंपनी ने जब डिविडेंड पे करने स्टार्ट किए तो सबसे पहले प्रेफर स्टॉक को प्रीवियस ईयर, यानी ये 40,000 प्रीवियस ईयर का, और जो मौजूदा साल का 40,000 था वो टोटल कितने में बन गया, 80,000 में आपका आ गया टोटल। और फिर 2011 का आपका कितने से आ गया, 40,000 से। इसी तरह कैलकुलेशन की तो टोटल प्रेफर स्टॉक का डिविडेंड बन गया 1,20,000। और हम बैलेंस शीट भी दिसंबर 31 2009 को बनाने लगे हुए हैं, और क्वेश्चन में उसने रिक्वायरमेंट में भी दिसंबर 31 2011 लिखा हुआ था। यानी आपके 2008, 9, 10 और 11 टोटल कितने बने, 4 साल बने।
तो 4 सालों में आपके जो प्रेफर स्टॉक इश्यूज की डेट थी वो कितनी थी, 2009, और उसी से ऑनवर्ड ही मैंने यहाँ पे इसकी ना कैलकुलेशन स्टार्ट की डिविडेंड की। और यहाँ पे हम डेफिनेशन में भी ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब कंपनी को लॉस होता है तो कंपनी उस साल में डिविडेंड पे नहीं करती, और प्रेफर स्टॉक होल्डर्स को जो लॉस वाला ईयर होता है उस साल में डिविडेंड नहीं मिला, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर आता है तो सबसे पहले प्रीवियस डिविडेंड और फिर मौजूदा डिविडेंड, जिस तरह यहाँ पे 2010 में मैं इसकी कैलकुलेशन की। उसके बाद आप देखेंगे नो पार वैल्यू प्रेफर स्टॉक है। नो पार वैल्यू प्रेफर स्टॉक की जो क्वेश्चन इश्यूज की डेट है वो 2010 है। इसका मतलब है कि इसकी डिविडेंड की कैलकुलेशन भी 2010 से ही स्टार्ट होगी जब वो इशू किए गए। तो वो क्लियरली था 5000 शेयर्स थे, और 5000 शेयर्स को उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि 9 पर शेयर के हिसाब से उसको पे करना है। 5000 मल्टीप्लाई बाय 9 तो 45,000, फिर 2011 में किया तो 45,000 आ गया। और कॉमन स्टॉक का डिविडेंड अब कैलकुलेट करना है इसके बाद, तो ये टोटल 90,000 बन गया, यानी नो पार वैल्यू का नेक्स्ट कॉमन स्टॉक। अब कॉमन स्टॉक उसने इशू कर दी थी इमीडिएटली 2008 में, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन था कि 2008 एंड 9 में कंपनी कोई डिविडेंड नहीं पे कर रही, और यही बेसिकली कॉमन और प्रेफर स्टॉक में मेन डिफरेंस है कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स को जिस साल में कंपनी को लॉस होता है वो डिविडेंड पे नहीं करती। तो इसका मतलब है कि जब कंपनी ने मुनाफा अर्न किया तो इसलिए उसका भी डिविडेंड जो है ना वो मुनाफे से ही स्टार्ट होगा, और वो था 2010। और 2010 का उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि 0.5 सेंट आप डिविडेंड पे कर रहे हो कॉमन स्टॉक पे, तो कॉमन स्टॉक के शेयर्स कितने थे, 1 लाख। 1 लाख को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 50,000। फिर 1 लाख को 1.60 से किया तो 1,60,000, और इनको प्लस किया तो 2,10,000 आ गया। अब इन तीनों डिविडेंड्स को प्लस किया तो 4,20,000 आ गया, जिसको मैंने 10,60,000 से माइनस किया तो रिटेन अर्निंग का मेरा एंडिंग बैलेंस आ गया 6,40,000, जिसको मैंने यहाँ पे जाके ऐड किया तो मेरी टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी आ गई 24,52,000 से। ठीक हो गया। अब आप लोग अक्सर बैलेंस शीट में देखते होंगे जो स्टॉक होल्डर इक्विटी या शेयर होल्डर इक्विटी का सेक्शन होता है उसमें कॉमन प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, एडिशनल पेड या कैपिटल इन एक्सेस पार, यानी इसका डिफरेंट नाम और रिटेन अर्निंग को ऐड करके उन्होंने बनाया होता है। इसलिए यहाँ पे जब मैंने बैलेंस शीट बनाई तो उसमें मैंने पार्शियल का वर्ड यूज किया, क्योंकि हम बैलेंस शीट का एक हिस्सा बनाने जा रहे हैं। यानी आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने उस कंपनी का नाम लिखा, उसके बाद उस पार्शियल बैलेंस शीट, और उसके बाद उसकी डेट लिखी जिस डेट पे हम उसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं, और फिर शेयर होल्डर इक्विटी या स्टॉक होल्डर इक्विटी की मैंने यहाँ पे उसके बकायदा हेड की डेफिनेशन वो, हाँ, हेडिंग दी। और उसके बाद उस सीक्वेंस को फॉलो किया, यानी सबसे पहले प्रेफर स्टॉक, फिर कॉमन स्टॉक, फिर उसके बाद एडिशनल, और फिर उसके बाद रिटेन अर्निंग ऑन बटन। ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी हद तक शेयर होल्डर इक्विटी के सेक्शन को समझने में मदद मिली होगी। सो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो को देखा।